3 नवंबर 1973 केप कैनावरल से एक रॉकेट आसमान की तरफ उड़ता है। इस रॉकेट के अंदर था मैरिनर 10 स्पेसक्राफ्ट जो कि मरकरी प्लेनेट के पास जाने वाला था। ये पहला मौका होने वाला था जब हम मरकरी को इतने करीब से देखते, लेकिन ये मिशन नासा के लिए एक बुरा सपना बनकर रह जाएगा। इसका किसी को अंदाजा नहीं था। मरकरी तक जाना साइंटिस्ट के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट होने वाला था। पिछले 4 सालों से 500 से भी ज्यादा साइंटिस्ट ने इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने में अपना जी जान लगा दिया था। सब कुछ सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव के लिए, मरकरी के पास सरवाइव करने के लिए। लेकिन फिर भी डर था कहीं सारी मेहनत बर्बाद ना हो जाए। मार्च 1974 में मैरिनर 10 मरकरी के पास पहुंच तो जाता है, लेकिन स्पेसक्राफ्ट मरकरी के बस 3 ही फ्लाईबाइज कंप्लीट कर पाता है जब उसका फ्यूल खत्म हो जाता है और इस मोस्ट अवेटेड मिशन पर वहीं पर फुल स्टॉप लग जाता है। इतना सारा तामझाम और बस 3 फ्लाईबाइज, ये तो नाइंसाफी है। एनीवेज, तब से लेकर आज तक इन 50 सालों में मार्स पर 25 मिशंस, वीनस पर 12 मिशंस, जुपिटर पर 7 मिशंस, इवन इंटरस्टेलर में 2 मिशन सक्सेसफुली भेजे जा चुके हैं। लेकिन मरकरी पर कितने मिशंस भेजे गए हैं आप गेस कर सकते हैं? फ्रेंड्स, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। इन 50 सालों में मरकरी पर बस और बस 2 मिशंस भेजे गए हैं, बजाय इसके कि ये प्लेनेट हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक है। यस, दैट्स करेक्ट। मैंने यहाँ कोई गलती नहीं करी है। मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लेनेट टू अर्थ। मरकरी पर अब तक सिर्फ और सिर्फ 2 मिशंस भेजने का ये कारण नहीं था कि ये प्लेनेट बोरिंग है या डेड है, बल्कि वहाँ स्पेसक्राफ्ट्स को जो मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, उस वजह से इस प्लेनेट को साइंटिस्ट अवॉइड ही करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, ये चीज आपने भी एक्सपीरियंस करी होगी। एग्जाम्स में आने वाले टफ क्वेश्चंस या टफ सब्जेक्ट्स को हम जहां तक हो सके अवॉइड ही करने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली वही सीन मरकरी के साथ भी है। आखिर स्पेसक्राफ्ट को मरकरी के पास ऐसे कौन से चैलेंजेस आते हैं जो बाकी प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करने के टाइम नहीं आते हैं? वेल, इसकी शुरुआत मरकरी के लिए स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने से ही हो जाती है। इमेजिन करिए दोस्तों, आप एक शहर से दूसरे शहर अपने कुछ रिलेटिव से मिलने गए हैं और वहां पहुंचने पर आपको पता चले कि वो रिलेटिव्स कहीं बाहर गए हुए हैं। ऐसे में आपको कैसा लगेगा? वहां जाना एकदम बर्बाद हो जाएगा। कुछ ऐसा ही केस मरकरी के साथ होता है। इनफैक्ट मैरिनर 10 के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आपको पता होगा मरकरी सूरज के क्लोजेस्ट प्लेनेट है। ऐसे में सूरज से लग रही एक्सट्रीमली हाई ग्रेविटेशनल पुल मरकरी को फ्रीली रोटेट नहीं होने देती है। मरकरी पर एक सोलर डे 176 दिन का होता है, यानी 88 डेज का दिन होता है और 88 डेज की रात। इंटरेस्टिंगली, मरकरी को सूरज का एक चक्कर लगाने में भी 88 डेज ही लगते हैं। यानी अगर हम कहें कि मरकरी पर पूरे 1 साल दिन रहता है और 1 साल रात, तो वो गलत नहीं होगा। मैरिनर 10 को मरकरी तक पहुंचने में 5 महीने लग गए, जिसके बाद उसने 3 फ्लाईबाइज कंप्लीट करे। लेकिन इन तीनों फ्लाईबाइज के टाइम मरकरी का एक साइड लगभग 55% एरिया पूरे टाइम अंधेरे में ही था। हमें मालूम ही नहीं चल पाया कि वहाँ क्या क्या था। अब जरा सोचिए, मरकरी पर पहला मिशन और आधा एरिया दिखा ही नहीं। नाउ दैट्स फ्रस्ट्रेटिंग। अच्छा फ्रेंड्स, मैरिनर 10 की कुछ अचीवमेंट्स भी रही हैं, जैसे कि ये पहला मिशन था जिसने ग्रेविटी असिस्ट का इस्तेमाल करा हो, और ये पहला मिशन भी था जिसने एक साथ 2 प्लैनेट्स को विजिट करा हो। पहले वीनस, फिर ऑब्वियसली मरकरी। मैरिनर 10 ने वीनस को एक खास मकसद से विजिट करा था, उसके ग्रेविटी का इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन ये ग्रेविटी असिस्ट बाकी मिशन से अलग होने वाला था। नॉर्मली ग्रेविटी असिस्ट को स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन मैरिनर 10 के केस में स्पेसक्राफ्ट को जानबूझकर वीनस के पास से इस तरह से गुजारा गया जिससे कि वीनस की ग्रेविटी स्पीड बढ़ाने का नहीं बल्कि स्पीड को घटाने का काम करे। वीनस से स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को अगर हम कम नहीं करते तो वो सूरज की हाई ग्रेविटेशनल पुल की वजह से एक्सट्रीमली हाई वेलोसिटी पकड़ लेता, जिसके बाद उसे कंट्रोल कर पाना बेहद ही मुश्किल होता और चांसेस होते कि ऐसा होने पर स्पेसक्राफ्ट सीधे सूरज के अंदर ही चला जाता। इसे ऐसे समझिए, आप पहाड़ी के रास्ते पे डाउन हिल ड्राइव कर रहे हैं। उतरते टाइम आपकी स्पीड ग्रेविटी की वजह से नेचुरली ही ज्यादा हो जाएगी। ऐसे में अगर आपने ब्रेक्स का इस्तेमाल करके उसकी स्पीड को कंट्रोल नहीं करा तो सिचुएशन बहुत खराब हो सकती है। एग्जैक्टली यही मरकरी पर भेजे गए स्पेसक्राफ्ट के साथ भी होता है। वैसे फ्रेंड्स, वीनस की ग्रेविटी असिस्ट से स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को सिग्निफिकेंटली कम तो कर दिया जाता है, लेकिन ये रिड्यूस स्पीड भी काफी ज्यादा होती है। ऐसे में सूरज के करीब जाने में इस स्पीड पर और ब्रेक्स लगाने की जरूरत होती है, जिसके लिए थ्रस्टर्स का इस्तेमाल होता है। यानी कुल मिलाकर इस पूरी प्रक्रिया में बहुत ज्यादा फ्यूल कंज्यूम हो जाता है। यू विल बी शॉक्ड टू नो, सोलर सिस्टम के बाहर जाने में जितना फ्यूल नहीं लगता, उससे कहीं ज्यादा फ्यूल
मरकरी तक स्पेसक्राफ्ट को भेजने में लग जाता है। आपको याद होगा मैरिनर 10 में भी यही प्रॉब्लम आई थी। 3 फ्लाईबाइज के बाद फ्यूल खत्म हो गया था। अब आप सोचेंगे कि ठीक है, फ्यूल कंजम्पशन की ही तो प्रॉब्लम है ना, क्यों ना स्पेसक्राफ्ट की फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ा दिया जाए। बट फ्रेंड्स, ऐसा करने के बाद भी प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व नहीं होने वाली है। मरकरी की ऑर्बिटल स्पीड मार्स, वीनस और अर्थ से कहीं ज्यादा होती है। अब अगर किसी भी स्पेसक्राफ्ट को जेन्युइनली मरकरी के चक्कर लगाने हैं तो उसे मरकरी की ऑर्बिटल स्पीड्स को मैच करना पड़ेगा। अब चलती बस को पकड़ने के लिए उसी की स्पीड से भागना पड़ेगा ना। बट फ्रेंड्स, मरकरी के पास यही सबसे बड़ा चैलेंज है। स्पीड को कम करके मरकरी के ऑर्बिटल स्पीड को मैच करने में अगर स्पेसक्राफ्ट की स्पीड थोड़ी भी ज्यादा रह गई तो वो ना बस मरकरी के ऑर्बिट को मिस कर देगा, बल्कि वो सूरज की ग्रेविटी में ट्रैप हो जाएगा और उसको ऑर्बिट करने लगेगा। यह तो वही सिचुएशन हुई, आसमान से टपके और खजूर पे अटके। वहीं दूसरी तरफ अगर कैलकुलेशंस गड़बड़ हुई और स्पीड कुछ ज्यादा ही कम हो गई, तब चांसेस हैं कि सूरज की ग्रेविटी स्पेसक्राफ्ट को डोमिनेट कर लेगी और उसको सूरज के अंदर खींच लेकर जाएगी। इसीलिए मरकरी के ऑर्बिट में घुसने के लिए एक्सट्रीम प्रिसीजन की जरूरत होती है, जो रिस्क को कई गुना बढ़ा देती है। एक मिसकैलकुलेशन, बस एक मिसकैलकुलेशन और पूरा मिशन फेल। फ्रेंड्स, स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आइए एक आइडियल सिचुएशन को मान लेते हैं। मान लीजिए स्पेसक्राफ्ट मरकरी के पास प्रिसाइजली पहुंच जाता है, उसके ऑर्बिट में एंटर भी कर जाता है और तो और उसका बहुत सारा फ्यूल बच भी जाता है। अब क्या मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा? वेल, नॉट सो फास्ट। अभी एक प्रॉब्लम ऐसी है जिसे अवॉइड कर पाना बेहद मुश्किल है। आप गैस कर सकते हैं दोस्तों, मैं यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ? मैं यहाँ सूरज से निकल रही इंटेंस रेडिएशंस की बात कर रहा हूँ, जिससे बच पाना बेहद मुश्किल है। अब मैरिनर 10 का ही केस ले लीजिए। इसमें कोई शक नहीं है कि मैरिनर 10 स्पेसक्राफ्ट ने मरकरी की जो इमेजेस क्लिक करी हैं, वो आज भी उतनी ही अमेजिंग और इंफॉर्मेटिव है जितनी वो 50 साल पहले थी। लेकिन ये इमेजेस और अमेजिंग और इंफॉर्मेटिव हो सकती थी अगर स्पेसक्राफ्ट का सेकंड कैमरा खराब नहीं हुआ होता तो। आपको बता दूं दोस्तों, मैरिनर 10 में ओरिजिनली 2 कैमरा लगे हुए थे, लेकिन सूरज की इंटेंस रेडिएशंस के चलते स्पेसक्राफ्ट के कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स लॉन्च होने के थोड़े दिनों के बाद ही खराब हो गए, जिनमें स्पेसक्राफ्ट का एक कैमरा भी शामिल था। जरा सोचिए कितनी फ्रस्ट्रेशन हुई होगी वैज्ञानिकों को। पहली बार मरकरी के पास कोई स्पेसक्राफ्ट भेजा गया और कैमरा खराब हो गया। थैंकफुली दूसरा कैमरा सही सलामत था, वरना पूरा मिशन बर्बाद हो जाता। इसीलिए मरकरी पर मिशन भेजने पर इंटेंस रेडिएशन से स्पेसक्राफ्ट को बचाना तो है ही, साथ में सन की एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर से भी उसे बचाना होगा। इसके लिए मैरिनर 10 और मैसेंजर दोनों ही स्पेसक्राफ्ट में वैज्ञानिकों ने सन शेड का इस्तेमाल करा था, जिनका मोशन इतना प्रिसाइज रखना पड़ता है कि वो पूरे टाइम सूरज और स्पेसक्राफ्ट के बीच एक शील्ड बनकर तैनात रहे, इवन व्हेन द स्पेसक्राफ्ट इज मूविंग। इधर जरा सा ओरिएंटेशन गड़बड़ हुआ और उधर स्पेसक्राफ्ट फ्राई हो गया। फ्रेंड्स, मरकरी प्लेनेट के इन हॉस्टिलिटीज के बावजूद यहाँ मिशंस भेजने के प्लान्स बनाए जा रहे हैं। इनफैक्ट एक मिशन तो ऑलरेडी 2018 में लॉन्च हो गया है, बेपी कोलंबो मिशन। मरकरी की तरफ साइंटिस्टों का ये रुझान उसके मिस्टीरियस और जॉ ड्रॉपिंग नेचर की वजह से हो रहा है। दोस्तों, मरकरी पर ऐसी कौन सी मिस्ट्री है जो साइंटिस्ट को इतना एक्साइट कर रही है? जानने के लिए आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप मरकरी प्लैनेट के बारे में अब तक क्या समझते आए हैं। बाय बाय।